एक्शन, रोमांच और सस्पेंस से भरी भारतीय जासूस रीमा भारती की कहानी दिनेश ठाकुर के कलम से निकला एक अनोखा नॉवेल बुलेट। मेरे होंठ भिज कर रह गए। जाहिर है लाख होशियारी के बावजूद मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी। जब मेरी कार गांव में खड़ी थी उस वक्त वो ना जाने कब उसमें आकर छुप गया था, जिसकी मुझे हवा तक नहीं लगी थी। बहरहाल मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी। अब देखना ये था कि मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधार सकती हूँ। अब सवाल ये था कि पीछे कौन है। वैसे ये आदमी वही हो सकता था जो चौंक के फार्म के पिछले हिस्से में मौजूद था, लेकिन कुत्ते के भौंकने के कारण उसे तब वहां से भागना पड़ा था। उसके बाद शायद उसे मेरी कार नजर आई होगी और वो उसमें छुप गया। इस समय कार की स्पीड मीटर की सुई 80 और 90 के बीच थरथरा रही थी। अभी तक मैंने स्पीड कम करने की कोशिश नहीं की थी। मैं खामोश थी। अभी शहर काफी दूर था और इस बीच में बाजी पलटने की कोशिश की जा सकती थी। तभी अचानक वो अपनी जगह से उछला और उसका सिर सीधा डैशबोर्ड से टकराया। फिर कार की अगली पुश्त पर लगभग झूल सा गया और साथ ही उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर भी छूटकर मेरे पैरों के करीब आ गिरी थी। दरअसल ये मेरे अचानक और पूरी ताकत से ब्रेक लगा देने के कारण हुआ था, जिसकी वजह से सड़क से रगड़ खाकर कार के पहिए भी बड़े जोर से चीखे थे। पलक झपकते ही हालात बदल गए थे। मैंने फुर्ती से झुककर रिवॉल्वर उठा लिया। वो कुछ ऐसे हालत में फंस गया था कि सीधा होना तो दूर, फिलहाल फौरन हिलडुल भी नहीं सकता था। मैंने बला की फुर्ती से गेट खोलकर नीचे उतरते हुए उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दिया और गुर्राई, नीचे उतरो। कार सड़क पर बीचों बीच खड़ी हुई थी, मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से सीधा हुआ, फिर कार से बाहर आया। उधर मैंने रिवॉल्वर हिलाकर इशारा किया। वो हाथ उठाए उस जगह पहुंचा जहां कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी। वो उस समय रोशनी में था, मैं उसे देख सकती थी, मगर मैं अंधेरे में थी, इसलिए उसे मुझे देखने में दिक्कत हो रही होगी। अब बोलो डियर, मैंने मस्खरी से कहा, क्या इरादे हैं? वो चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ा हुआ था। ये गाड़ी तुम्हारे बाप की थी क्या? तमीज से बात करो, वो बोला। ओह, क्या तुम खुद जानते हो कि तमीज किस चिड़िया का नाम है? खैर मेरे प्यारे मुन्ने, इस वक्त रिवॉल्वर मेरे हाथ में है। खेलोगे इसका खेल? मतलब की बात करो। कैसा मतलब? तुम चौंक के पास क्या करने आई थी? शाबाश, मैं हंसी। मान गई। क्या जमाना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जाने मन मेरी गाड़ी में चोरों की तरह तुम घुसे थे और फिर फिल्मी स्टाइल में मेरी गर्दन पर रिवॉल्वर भी तुमने रखी थी। इस नाटक के पीछे तुम्हारे क्या इरादे थे? लेकिन जवाब देने की जगह पर वो पट्टा हरकत कर गया था। उसने बिल्कुल अनोखे ढंग से बिजली की रफ्तार से मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मार दिया। मेरी रिवॉल्वर हाथ से निकलकर सड़क पर जा गिरी। वो तुरंत रिवॉल्वर कब्जाने के लिए झुका, मगर मैं भी कम तो नहीं थी। मैंने उससे भी कहीं ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए झुककर उसकी टांगे पकड़कर खींच ली। वो धड़ाम से पीठ के बल सड़क पर गिरा, मगर तुरंत ही फुर्ती से करवट भी ले गया, मगर साथ ही उसने मेरे पैरों में पैर उलझाकर मुझे भी गिरने पर मजबूर कर दिया था। फिर हम दोनों भी लगभग एक साथ फुर्ती से उठ खड़े हुए थे। उसने मेरे ऊपर कराटे का वार करना चाहा, मगर मैंने एक हाथ पर उसका वार रोका और झुककर किसी गैंडे की तरह उसके पेट पर टक्कर रशीद कर दी। वो बिलबिलाता हुआ पीछे हटा। तभी मेरा घुटना चला और उसके टांगों के बीच में पड़ा। इस बार तो वो हलाल होते बकरे की तरह चीखा था। फिर वो दोनों हाथों से अपनी जांघें दबाए झुका ही था कि मैं हवा में उछली और मेरे सैंडल की ठोकर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके बाद तो मैं मानो बिजली बन गई थी। वो बेचारा मेरे ऊपर वार तो क्या करता, उसे तो अपना बचाव करना ही भारी पड़ने लगा था। उसका चेहरा खून से रंग चुका था। होठों से निकलने वाली चीखों ने न जाने कितनी बार माहौल के सन्नाटे को शहीद किया था। मेरी न जाने कितनी ठोकरें, कितने घूसों का स्वाद वो चख चुका था। वो सड़क पर गिरकर हांफने लगा। मैंने तब भी उस पर रहम न किया। मैंने उसकी पसलियों पर भरपूर ठोकर जड़ दी। प्यासी मछली की तरह तड़प कर रह गया वो। बोलो मेरे मुन्ना, मैंने कमर पर हाथ टिकाते हुए कहा। पेट भरा या अभी और खुराक दूं? वो मुझे भद्दी भद्दी गालियां देता हुआ उठा, मगर उसे फिर चीख कर उलट जाना पड़ा। मैंने उसके कंधे पर कराटे रसीद कर दिया था। अगले कुछ पल वो सड़क पर पड़ा दर्द से कराहता रहा था, फिर धीरे धीरे उठा। मैं समझी थी कि शायद टूट गया है और अब जल्दी से कोई हरकत नहीं करेगा,
मगर अगले ही पल मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि उस कमबख्त ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया और एकाएक पलटकर भाग निकला। मैंने झपट कर रिवॉल्वर उठाया और उसके पीछे भागी। वो सड़क के किनारे जंप लगाकर पेड़ों के झुरमुट में दाखिल हो गया था। कुछ लम्हे तो वो मुझे नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे हाथों से निकल गया है, मगर फिर मुझे उसकी झलक मिली और मैंने उसकी टांग पर फायर कर दिया। मेरा निशाना अचूक साबित हुआ। एक चीख के साथ वो जमीन पर लुढ़क गया, मगर फिर भी उसने हथियार नहीं डाले थे। जल्दी से उठा और लंगड़ा कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक मैं हवा का झोंका बनी उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। बस, मैंने बर्फ की मानिंद सर्द लहजे में कहा, अगर अब तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी बेकार कर दूंगी। वो फ्रीज होकर रह गया। बको, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों लगे थे? मकसद क्या था तुम्हारा? मैंने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर डाले। अगर सराफत से बता दोगे तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, समझे? वो एक पेड़ से टिक कर कराहने लगा था। तुमने जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहा। मैंने दूसरा फायर कर दिया। गोली के धमाके के साथ वहां उसकी चीख भी गूंज गई। मैंने उसका दूसरा पैर भी बेकार कर दिया था। अभी भी वक्त है। मेरा लहजा सर्द था। अगर अब भी तुमने सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दोनों कांधों पर गोली मारकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस वीराने में तुम्हारा क्या अंजाम होगा। क्या जानना चाहती हो? दर्द के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ रहा था। तुम कौन हो? मैंने अपना सवाल दोहराया। मेरा कॉन्टेक्ट चाइनीज सीक्रेट सर्विस से है। अमित वर्मा कहाँ है? हम खुद उसे तलाश कर रहे हैं। तुम मेरे पीछे कहाँ से लगे? लेसा से, उसने बताया। जब तुम गांव के एक आदमी से चौंग का पता पूछ रही थी उसी वक्त मेरी नजर में आ गई थी। हांगकांग में तुम कितने लोग हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। उसके लहजे में नक्काहत थी। मुझे बहुत दर्द हो रही है। नहीं, पहले जवाब दो। यहाँ हम लोगों की पूरी टीम मौजूद है। और उसके आगे के लफ्ज कराहों में बदल कर रह गए थे। फिर वो बेहोश हो गया था और मैं उसे किसी अस्पताल वगैरह में ले जाने का झंझट उठाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। मैंने उस पर कोई भी रहम किए बगैर रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से सटाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली भेजे में उतरते ही उसका जिस्म एक झटका खाकर हमेशा के लिए शांत हो गया था। मेरे मेहरबान दोस्त जानते ही हैं कि ऐसे लोगों की सांसें बंद करते वक्त मेरे दिल में रहम जैसा कोई जज्बा नहीं होता है। पूरी बेरहम बन जाती हूँ मैं अपनी कार के पास आई। सड़क पूरी सुनसान पड़ी हुई थी। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इत्मीनान से कार स्टार्ट कर दी और फिर मैं एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाती चली गई थी। कम से कम एक बात तो साफ हो गई थी कि अमित अभी तक उनके फंदे में नहीं फंसा था और उसके महफूज होने का मतलब था कि वो कंप्यूटर फ्लॉपी भी अभी तक महफूज है। शहर पहुंचकर मैंने सीधे उस क्लब का रुख किया जहां ल्यासा डांस करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उसके डांस का प्रोग्राम खत्म हो चुका था और वो अपने घर वापस जा चुकी थी। ल्यासा का पता जानने के लिए मुझे एक वेटर की जेब गर्म करनी पड़ी और मैं फिर वहां से सीधे वहीं के लिए रवाना हो गई थी। ल्यासा हांगकांग के आलिशान इलाके में रहती थी। उस इलाके में दूर दूर तक चुकी इमारतों का सिलसिला नजर आ रहा था, जिनमें से एक इमारत की तीसरी मंजिल पर उसका फ्लैट था। लेकिन मैंने उस इमारत के सामने कार नहीं रोकी थी, बल्कि आगे बढ़ाती चली गई थी। लगभग 500 गज आगे जाकर मैंने ब्रेक लगाए और कार से उतरकर पैदल वापस लौटी। लेकिन एकदम मेरे कदम ठिठक कर रह गए थे। जिस इमारत में ल्यासा का फ्लैट था उसके ठीक सामने फुटपाथ के किनारे पुरानी टोयोटा खड़ी थी। कार के भीतर अंधेरा था। उस कार का इस तरह मौजूद होना मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजा देने के लिए काफी था। कुछ सोचकर मैं अंधेरे में सरक गई और अपनी नजरें उस कार पर जमा दी।